नमस्कार, मैं रविश कुमार। मैं मौजूद हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। ऑनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ कन्हैया मौजूद हैं। कन्हैया, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आज आप जमानत से जब आप रिहा हुए हैं, ठीक है, थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि जेल में आपको किन गतिविधियों से गुजरना पड़ा और कोर्ट के दौरान जो आपके साथ हुआ, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं इस वक्त? रवीश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शो नहीं देख पाया, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों ने इस पूरे मामले की सच्चाई को लाने का काम किया है। तो मैं तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जो जनता है और वो लोग जो न्याय के पक्ष में खड़े हुए हैं, इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। रही बात हेलो 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 जी, मैं सुन रहा हूं, आप बोलते जाइए। हाँ, रही बात जेल की और हिरासत की न्यायिक प्रक्रिया की, ये बहुत लंबी बात है और मुझे लगता है फोन पे इतनी लंबी बात शायद ना हो पाई। आज हमारा जुलूस है JNU-SU का, तो मैं एड ब्लॉक पे अभी उस जुलूस को शामिल होऊंगा या उससे पहले ही, क्योंकि मैं अभी ही थोड़ी देर पहले आया हूँ। तो मैं जेल से आया हूँ, थोड़ा फ्रेश हो रहा हूँ। उसके बाद मैं लोगों के बीच जाऊंगा, मुखातिब होऊंगा। लंबी बात है, उसको आमने सामने जो है करेंगे आपके माध्यम से। बस हम पूरे देश को धन्यवाद। पर कन्हैया, हम आपकी कानूनी बंदिशों को समझते हैं। जी, एक सेकंड, मैं आपकी बंदिशों को मैं समझ रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप बेगूसराय भी जाने वाले हैं? JNU के इस भाषण के बाद आपने किसी से कहा कि आपने आप जिन अनुभवों से गुजरे हैं उसके बारे में कुछ किताब लिखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं मीडिया के सामने? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है सही को सही और गलत को गलत कहने की ये लड़ाई है, और ये लंबी लड़ाई है। और इस लड़ाई में जो मेरे अनुभव हुए हैं, निश्चित तौर पे मैं पूरे समाज को, पूरे देश को इसको बताना चाहूँगा। और इसी कड़ी में अगर मुझे अपना गांव, अपना जिला, अपना प्रदेश बिहार जाना पड़ेगा, मैं निश्चित तौर पे जाऊँगा। छात्रों के बीच जाऊँगा, देश की जो गरीब, दलित, शोषित, किसान, मजदूर लोग हैं, मैं उनके बीच में जाऊँगा। और इस लड़ाई को मैं देश को बचाने की लड़ाई समझता हूँ। निश्चित तौर पे मैं पूरे देश में जाऊंगा, हर लोगों के बीच जाऊंगा और अपनी बात रखूंगा। लाइन कट गया या काट दिया गया, हम समझ सकते हैं कि कन्हैया को इस वक्त JNU के गंगा ढाबा के पास पहुंचना है और वहां से एक मार्च निकलेगा। और वो मार्च जिस वक्त जिस जगह पर हम हैं, ये एड ब्लॉक है। दिन के वक्त आपने देखा होगा तमाम भाषण, जो ये पूरा एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया था कन्हैया, उमर और अनिर्बान सहित अन्य लड़कों की गिरफ्तारी के मामले में। और 8 लड़के जो गिरफ्तार हैं, जिनको माफ कीजिएगा, जिनको JNU के टीचर संघ ने मांग की है कि उनपे जो सजा लगाया गया है, वो सजा लगाई गई है, वो वापस ली जाए, उन्हें वापस फिर से क्लास में जाने और बैठने की इजाजत दी जाए। अभी आपने कन्हैया को सुना। कन्हैया ने कहा कि वो जिन अनुभवों से गुजरा है उसे दर्ज करना चाहेगा किताब के पन्नों पर, क्योंकि उसका मानना है कि लड़ाई जो है वो सही को सही कर कहने की है। पन्नों पर, क्योंकि उसका मानना है कि लड़ाई जो है वो सही को सही कर कहने की है और करने की भी है, और गलत को गलत कहने और बताने की भी है कि क्या गलत है। और इस क्रम में जब जेल के अनुभवों के बारे में मैंने पूछा तो कन्हैया ने विस्तार से नहीं बताया। हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद, मुझे मालूम नहीं कि प्राइम टाइम के उस हिस्से में कन्हैया आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी जब उसका भाषण होगा तो हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। वो अपनी बातों को बचाकर रखना चाहता हो ताकि वो पहली बार JNU के छात्रों को ही यहाँ पर जिनके द्वारा वो चुना गया है उसे संबोधित कर सके। लेकिन ये लड़ाई अब जो JNU के भीतर लड़ी गई है, वो अब कई परतों के साथ, कई पहलुओं के साथ आप लोगों के सामने है। कोई राष्ट्रवाद के लेकर बहस कर रहा है, कोई विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और पुलिस की दखलंदाजी को लेकर बहस कर रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं। तो हम इस पर थोड़े थोड़े समय के बाद आपसे बात करते रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हमारे साथ JNU के कुछ छात्र इस वक्त हैं,
क्योंकि ज्यादातर छात्र अब उस गंगा ढाबा के पास चले गए हैं और वहां पर से एक मार्च निकालने की तैयारी हो रही है। लेकिन हमारे सहयोगी हैं हिमांशु, आप बता रहे थे कि गांव घर में लोग जेएनयू को लेकर कुछ बातें करने लगे। नहीं सर, ये जिस तरह से जेएनयू के बारे में तमाम अफवाहें उड़ाई गई, जो सब गांव देश के लोग हैं जो जेएनयू को नहीं जानते थे वो जानने लगे। आप कितना जान पाए इस जेएनयू? सर हम यहाँ से पीएचडी किए, हम बहुत जानते हैं जेएनयू के बारे में। जो जेएनयू 10 दिनों में देखा है वो जेएनयू आपने पहले देखा और था? नहीं देखा नहीं था सर। और बाकी तो आपसे मैंने सुन के बहुत देखा और यहाँ रह के देखा, यहाँ पीएचडी की। और हम लोग गांव से आते हैं और जेएनयू दिल में बसा है हमारे। हम चाहते हैं जिस तरह से दुनिया के चारों तरफ से सपोर्ट जेएनयू को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। छात्र मिले थे लखनऊ से, उनकी पत्नी को कोई कोठारी फेलोशिप मिला है और वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कुछ होता है ऐसा विषय, भारी भारी नया वाला, तो उसमें उनका एडमिशन हुआ है। तो वो पहले लखनऊ के ही इसी संस्था से जो दवाओं के बारे में जो अध्ययन करती है उसमें थी। तो जब वो चल रही थी तो उनके पतिदेव को भी काफी कुछ सुनना पड़ा कि जेएनयू मत जाओ, टाइम बड़ा खराब है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग भेज नहीं रहे हैं। ये राहत की बात है कि यहाँ लगता है कि एडमिशन फॉर्म अगली बार बिकेगा और लोग यहाँ एडमिशन करने के लिए आएंगे। एक छात्र और ने बताया अनुभव कि वो 621 बस यहाँ से चलती है। पहले वो हौज खास से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाती थी, लेकिन अब उसे पूर्वांचल से जोड़ दिया गया है। तो जेएनयू का छात्र था, आज के दिन उसके पास पास नहीं था, तो उसने जब टिकट लिया तो कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाना है, तो उसने बताया कि हमें जेएनयू जाना है। तो जो टिकट चेकर चढ़ा था उसने बोला कि जरा सोच समझ के जाना है जेएनयू। तो वैसे जेएनयू में हम भी आ गए हैं, लेकिन सोचे समझे नहीं हैं। अब अगर संभल के यहाँ से निकल गए आप लोगों की मेहरबानी से तो बहुत है, लेकिन बेल मिला है, अभी वो आरोप मुक्त नहीं हुआ है अदालती भाषा में। लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कितना साल रहे जेएनयू में? मेरा भी है दूसरा साल। मतलब आप 20 साल वालों में से नहीं है? नहीं, मैं 20 साल वालों में से नहीं हूँ। इस 2 साल में जो जेएनयू देखा आपने और इस 10 दिनों के दौरान जो जेएनयू देखा उसमें क्या फर्क पाया? सर बहुत फर्क है यहाँ। अभी जो माहौल जैसा है, ऐसे पुलिस कभी नहीं आई थी। बीचखंड की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुआ था। और तो बड़ी बात ये है के लोगों ने भी आरोप लगाया आज बीचखंड किया जा रहा है। बात और आप कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग तो आम छात्र हैं। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, आज इनका एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था यहाँ एड ब्लॉक पे ही, एबीपीवी का। मैं शामिल हुए, मेरी 3:30 बजे क्लास थी और 2:30 बजे से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट था। पहली बार समय जब जेएनयू आया था तो ये कैमरा सामने इधर सही ना, पहली बार जेएनयू सर ये एक अच्छी बात हुई है कि जेएनयू का जब विवाद आया, जब जेएनयू की छवि पर हमला हुआ तो फेसबुक से लेकर ट्विटर तक सब जेएनयू के संस्मरणों के बारे में लिखने लगे। जो शिबा असलम है हमारे साथ, शिबा आप आ जाइए। अब इसी बची हुई जगह में थोड़ा एडजस्ट होकर हम बात करते रहेंगे। आपने टाइम में देखा ही होगा, जेएनयू की छात्रा है, रिसर्च स्कॉलर है। कन्हैया को लेकर अब जब कन्हैया आ रहा है और जब यहाँ से कन्हैया गया, जो लड़के पकड़े गए थे उस दौरान बीच में उमर और अनिर्बन, जिनकी बात कम होती है, इनकी भी बात कम होती है कि गिलानी साहब की बेटी ने इंटरव्यू दिया है कि आई स्टैंड विद जेएनयू, लेकिन क्या जेएनयू मेरे पिता के लिए स्टैंड करेगा? तो मैं इस सवाल पे, उनकी बेटी के सवाल पर टिप्पणी चाहता हूँ। ठीक है, वो एक विवादित एरिया है और उससे कई लोगों के एहसास है, राजनीतिक समर्थन नहीं है। ये भी बहस सुनने आए थे, राजनीतिक समर्थन नहीं है। ये भी बहस सुनने आए देखिए। ये विश्वविद्यालय की अपनी खूबियां हैं कि लोग हर चीज के साथ सहज हो जाते हैं। जेएनयू में जो कुछ पिछले दिनों हुआ वो इसीलिए हुआ कि जेएनयू सबके साथ खड़ा होता है, तो गिलानी साहब के साथ भी जेएनयू खड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आज शाम को जब हम कन्हैया के लिए हम यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे थे एड ब्लॉक की सीढ़ियों पर, मैं देख रही थी कितने कन्हैया है यहाँ। और नारीवाद में हमें ये सिखाया गया था कि बोलोगे तो अपराध रुकेगा। इस कैंपस की खासियत यही है कि हर एक को बोलना सिखाता है। हम गिलानी साहब के लिए भी बोलते हैं, हम वेमुला के लिए भी बोलते हैं, हम दूसरे देशों के लिए भी बोलते हैं। ऑन सान सूकी के लिए हमारा क्या रिश्ता था, लेकिन हम उनके लिए भी बोल रहे थे। तो ये बात समझने की है कि जेएनयू बोलना सिखाता है। जेएनयू लड़कियों में, कमजोरों में, आदिवासियों में, दलितों में, सब में हिम्मत भरता है। और वो हिम्मत कमजोरों में आ जाए ये राजा वर्ग को सुहाता नहीं है। तो ये जो एक बात है कि जेएनयू नहीं बोलेगा, ये जेएनयू बोलना बंद कर दे। अभी भी एक तरह से विच हंटिंग का माहौल मीडिया में चलेगा हम सबके। मेरा भी चला, मेरी दाढ़ी बना दी है व्हाट्सएप पे एक फोटो चल रहा है, दाढ़ी मेरी बना दी है, इसमें बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ। वैसे नहीं लगता हूँ, लेकिन दाढ़ी में स्मार्ट लगता हूँ। पर अभी ये बोल रहे थे, शिवा ने कहा कि बाहर के मुल्कों की चिंता, मैं तो हूँ नहीं जेएनयू का, लेकिन व्हाट्सएप की अफवाहों के अनुसार हूँ। तो उसमें
हम भी आते थे तो लोग कहते थे कि यहाँ टॉयलेट में पानी नहीं है, लेकिन ट्यूनीशिया लीबिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सज्जन कह रहे थे कि हम लीबिया ट्यूनीशिया की बात करते हैं, यहाँ की बात नहीं करते। तो अब जब इनको पूरी दुनिया से समर्थन मिला है, तब इनको ये एहसास हुआ है कि जेएनयू क्या है और वो क्यों दुनिया की बातें करता है और क्यों दुनिया उसके बारे में बात करती है। बहरहाल हमें बहुत सारे जेएनयू चाहिए इस देश में, हर शहर में एक जेएनयू चाहिए। इसमें कोई बंद करना है नहीं, ये नहीं होगा। देखिए जेएनयू मूवमेंट का नाम है, जेएनयू मूवमेंट का नाम है, जेएनयू आंदोलन है। मॉल बन सकते हैं, आप ये नहीं सोच रही हैं? मॉल बन गया है, जेएनयू वाले उधर नहीं जाते, मॉल वाले मॉल में जाते हैं, जेएनयू वाले जेएनयू में आते हैं। ये एक खूबी। आप भी आप कितने साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मेरा पहला साल है, फर्स्ट। आपका पहला साल है। कितना जेएनयू में आकर बिगड़ गए और कितना जेएनयू से पहले बिगड़े हुए थे? नहीं मतलब रात में कब से घूमने लगे अपने घर में? किस शहर से हैं आप? जी मैं बनारस से। तो बनारस में तो लोग गोदलिया चौक पर रात भर जगह ही रहते हैं। तो आपको बीएचयू जेएनयू के कल्चर में कुछ अंतर लगा आपको? जी जेएनयू और बीएचयू में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। यहाँ बीएचयू तो मैं खैर वैसे घूमने गया हूँ, वहाँ एडमिशन नहीं था। मैं अलीगढ़ से पढ़ा था। उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है बीएचयू। जी अलीगढ़ में मैं पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन अलीगढ़ में किया है। आप लोग का भी शानदार है, लेकिन सिनेमा उनेमा का विरोध करने लगे आज लोग, गड़बड़ा गए आप लोग। आपके जो पूर्व छात्र लोग हैं अलीगढ़, हाँ बहुत गड़बड़ा गए हैं। नहीं आप लोग को जो अलीगढ़ के विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं और जो लोग वहाँ सिनेमा का विरोध करें, उनके खिलाफ भी नारा लगाना चाहिए जी। और क्या, और आप लोग सब जुलूस ले आके वहाँ एएमयू के बीच में उस सिनेमा का स्क्रीनिंग कराइए। जी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। अगर जो भी खराब काम है मतलब सरकार करे उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। तो एएमयू से यहाँ आए तो क्या आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा? इससे पहले कि मैं भूमिका बांध रहा हूँ, थोड़ा कन्हैया जब मार्च लेके आ जाए तो उसमें दर्शक भी समझ रहे हैं, बोलिए। एएमयू और जेएनयू में बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। पहले तो वहाँ ये एएमयू के अंदर मतलब तहजीब सिखाई जाती है। तहजीब ये है कि वहाँ मतलब कैसे उठना बैठना है, लेकिन सिनेमा नहीं देखना, अलीगढ़ नहीं देखना, यही। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उस तहजीब से अच्छा ये तहजीब है। अच्छा। जेएनयू की तहजीब, जहाँ पूरी आजादी है, हर किस्म की आजादी। आप स्लीपर पहन, तहजीब जैसी तहजीब नहीं है, लेकिन आदमियत है यहाँ पे। ठीक है जी। आपका सर, आप कहाँ से? मैं खगड़िया से हूँ। खगड़िया? हाँ। अच्छा। तो मुझे यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जाएंगे नहीं यहाँ से? वो किसी नेता ने कहा है कि जांच कराया जाए बंद करके 4 महीना, जो 10-15 साल वाले उनको निकाला जाए। तो आप खुद से जाइए। जेएनयू तो कभी नहीं जाएगा दिल से, हम चले जाएंगे बिल्कुल। आप चले जाएंगे जेएनयू? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जेएनयू आने के बाद ये बदलाव आया मेरे अंदर कि काश अगर मैं शायद जेएनयू नहीं आता तो शायद भीड़ में आपको पीछे खड़ा मिलता, वो हिम्मत नहीं आती कि मैं आपसे बात करूं। जेएनयू ने सिखाया कि यहाँ आगे आके आपसे। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आप भीड़ में पीछे खड़े रहते, जेएनयू ने आपको सिखाया। तो हम भी भीड़ में बैक बेंच स्टूडेंट थे, तो मेरे टीचर ने बोलना सिखाया। और जब मैं खुद घूमने जाता हूँ तो बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जिनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर वो डर के कारण नहीं बोल पाते हैं। और जब इस तरह का माहौल होता है, डराया जाता है, तो उनके दिल में डर और बैठ जाता है। तो आप जब ये बात बोल रहे हैं तो मुझे अंदाजा है कि कितने कमजोर लोगों को आप हौसला दे रहे हैं कि पहले आप डर के मारे नहीं बोल पाते थे, लेकिन जेएनयू आकर यहाँ बोलने लगे। तो अंग्रेजी सीख गए थे इसलिए बोलने लगे या हिंदी में बोलने लगे? नहीं, भाषा तो माध्यम है, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। किसी भी भाषा में किसी भी भाषा में। मैं तो स्पेनिश सीखता हूँ, बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो आप अंग्रेजी बाईपास कर दिए पूरा लाइफ में। ठीक है, ये अच्छी बात है। पर कन्हैया के बारे में मेरे स्टूडियो में किसी ने कहा कि वो एक हिंदी माध्यम का छात्र है और जिस संगठन से आता है उस संगठन का कोई यहाँ पर बहुत बड़ा आधार नहीं है। आधार या कार्यकर्ताओं के हिसाब से आइसा यहाँ ज्यादा बड़ी है और एसएफआई संगठन ज्यादा बड़ा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कैसे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन जाता है? क्या सबके समर्थन से बनता है या उसकी बातों से प्रभावित होकर लोग उसे अपना नेता चुनते हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि यहाँ पर लोग बहकावे में नहीं है कि अगर सब लोग हाँ कर रहे हैं तो आप भीड़ को फॉलो नहीं करेंगे। जो सही है वो शायद अगर एक भी है तो आप उसको फॉलो करेंगे। तो अगर किसी एक व्यक्ति में वो अगर आपको दिखती है कि वो जिम्मेदारी ले सकता है, उसकी बात में दम है, तो बाकी 1000 लोग उसको फॉलो करेंगे, ना कि बाकी लोग देखें कि 900 लोग किसको फॉलो कर रहे हैं तो बाकी सब लोग उसके पीछे चले जाओ। तो उसने अपनी बातों से इतने लोगों को प्रभावित किया। बिल्कुल, जो सच बोलेंगे वो प्रभावित करते हैं। आपकी इसमें कन्हैया को क्यों आपने नेता माना? तो एआईएसएफ का तो कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है।
अभी मानने लगे हैं, तब नहीं माने थे, ये भी आप कह सकते हैं, इसमें क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जैसे जिसको जो अच्छा बोला या जो अच्छा काम करने का मतलब जेएनयू के करने के लिए सोचता है, या जो मतलब हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ठीक है, उसके बाद अच्छा लगा या वो कर सकता है, तो हम उसे चुने प्रेसिडेंट के लिए। कब जाने आप लोग कन्हैया के बारे में? प्रेसिडेंशियल डिबेट के समय जाने या पहले से जाने? सर, जब उनका प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रहा था सर, हाँ। तो उस समय उनका जो भाषण था, जो भी लेक्चर था, जो भी उन्होंने बहुत लोग बहुत ही प्रभावित था, और वो विक्ट्री वहीं पे वहीं से उसने जीत लिया सर। एग्जैक्टली सर। जबकि कमिटेड लोग आयशा या एसएफआई सर, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। जो अच्छा बोलता है, डिबेट में जिसने भाषण दिया इसलिए वो जीत गया। नहीं, उनका जो पॉइंट्स होते हैं, जो बोलते हैं, एग्जैक्टली सर। तो वहाँ पर एबीवीपी के भी नेता होंगे, एसएफआई के भी होंगे, आयशा के भी होंगे और कन्हैया भी होगा। प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होती है उससे पहले तक ये रुझान था कि शायद आयशा जीतेगी, जो पहले शायद 1-2 साल में होता आया था। लेकिन मेरे मित्रों ने और हम लोग जब बात कर रहे थे, तो जब सुना उसको, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, और सच में इसका प्रभाव पड़ा। लोग बस बोल ही नहीं रहे थे, लोगों ने उसको वोट भी दिया। अच्छा बोलना कोई ये नहीं है, जो तो बात रखी में क्या कहा क्या जो बात रखी, अच्छा बोलने में कंफ्यूजन नहीं हो जाता, लोग सोचते कैसे बोला, मतलब आंखें तरेड़ी की नहीं गई, थोड़े आंसू टपकाए कि नहीं टपकाए, लेकिन बात नहीं। इलेक्शन जीतने से पहले दिल जीतना जरूरी है। इस बात पे इसलिए मैंने जोर दिया कि ये एक उदाहरण है, और जेएनयू में शायद ऐसा पहले भी हुआ होगा कि जो दावेदारी करता है वो कई बार मतलब पार्टी या संगठन मजबूत होने के बावजूद अपनी बात से, अपने तर्क से अपने लिए जगह बना लेता है, और पार्टियों या संगठनों से समर्पित होने वाले लोग भी, समर्पित रहते हुए भी जो सही बात कर रहा है उसकी तरफ झुक जाते हैं। तो ये एक दिलचस्प बात है कि एआईएसएफ, जिसका कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है, उसका एक नेता, एक लड़का जब प्रेसिडेंशियल डिबेट में आता है तो अपनी बातों से सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है और ज्यादा वोट लेता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और कन्हैया के लिए ये है कि लोगों ने पार्टी लाइन से हटके वोट दिया। हम 3 वोट भले ही किसी को दे दें, अपनी पार्टी को, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं दिखता था कि प्रेसिडेंट के लिए असली कैंडिडेट यही है जो जेएनयू को लीड कर। उधार तो नहीं लिया हुआ था इसलिए? नहीं, जेएनयू में सब उधार लेते जैसे मैं साइंस में बता रहा हूँ, स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में हूँ। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वोट एबीवीपी को पड़ता है, लेकिन हम लोगों का सबका ये कहना था कि प्रेसिडेंट पे वोट कन्हैया को जाएगा, जिस पे जिसको जो करना है करिए, एक वोट कन्हैया को। सर, लोगों ने एबीवीपी को भी वोट दिया और लोगों ने कन्हैया को भी वोट दिया। हाँ, और किसी पोस्ट पे दिया है, लेकिन प्रेसिडेंट पोस्ट पे एबीवीपी को वोट दिया है और कन्हैया को लेकिन उसमें दिया। ये देश की राजनीति में हो जाए तो कितना अच्छा है कि नहीं? पता चला कि कोई एक योग्य प्रधानमंत्री के लिए जीत गया, पार्टी कोई और है। जरा ये भी हम देख ले, अगर हम इतने महान लोकतंत्र के लोग हैं तो जरा वो भी लोकतंत्र का इम्तिहान हो जाए इस देश में। सर, जेएनयू हमेशा देता है पार्टी लाइन से हट के कन्हैया को वोट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि प्रेसिडेंशियल डिबेट में उन्होंने सारे ही मुद्दों को एड्रेस किया था। वो छोटा से छोटा मुद्दा लाइक बेड बग एक इशू था। बेड बग क्या होता है? उन्होंने जेएनयू के पुराने हॉस्टल्स में बेड बग के इशू को एड्रेस किया। कटाल की अंग्रेजी नहीं आती है। उन्होंने कुत्ते के इसको इशू को एड्रेस किया था कि ब्लाइंड लोगों को जब कुत्ता कभी काट लेता है तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। सर, जेएनयू के मुद्दा था कन्हैया। बिल्कुल, जेएनयू के लोगों का जो कंसर्न हो सकता था, जेएनयू के लोगों का जो भी कंसर्न हो सकता था, उस सारे ही कंसर्न को कन्हैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से एड्रेस किया, और ये शायद सबसे बड़ा रीजन था कि पार्टी लाइन से हट के लोगों ने उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर कन्हैया उस दिन नहीं होता मंच पे तो आप किसे वोट करते? कन्हैया नहीं होता तो आयशा को वोट करते। लेकिन आपने, जैसे एबीवीपी के लोग ने कन्हैया को दिया। कमाल है, ये ब्यूटी है हमारे लोकतंत्र की। ये प्रेसिडेंशियल डिबेट को सुन करके ही दिया हमने, चूंकि उन्होंने सारे ही मुद्दे। खटमल वाले इशू पे क्या बोला उसने? उन्होंने कहा कि पसंद है। उन्होंने कहा कि ये जो खटमल का जो प्रॉब्लम है ये मेडिकल साइंस का प्रॉब्लम है, और हम मेडिकल ऑफिसर से इसके बारे में बात करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस के अनुभव के आधार पर। ठीक है, सो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को मेडिकल साइंस के टर्म्स में कनेक्ट करके इस मुद्दे को भी एड्रेस किया, जो कि बहुत जरूरी था। छोटे लोग, मतलब हर किसी का कंसर्न नहीं है। ये शिवा दिलचस्प बात है कि यहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट खटमल की समस्या पर बात करता है कि खटिया में खटमल था या। देखिए, एक बात है रवीश, ऐसा है जेएनयू में एक डिपार्टमेंट है जिसको हम सोशल मेडिसिन कहते हैं, और सोशल मेडिसिन में हम यही पढ़ते हैं कि एक मामूली सी बीमारी से कैसे गरीब आदमी मर जाता है और अमीर आदमी बड़ी बड़ी बीमारियों के बावजूद सालों साल जीता रहता है। तो ये जो समस्याएं हैं, जो गरीबों की समस्याएं हैं, उसका भी पॉलिटिकल जवाब है। ये बात समझने की है, और ये बात जेएनयू वाले समझते हैं। तो जो जिस बीमारी में, जिस बुखार में गरीब का बच्चा मर जाता है, जिस कुपोषण में गरीब का बच्चा मर जाता है, हमारे यहाँ उस पर रिसर्च होती है जेएनयू में। यहाँ
उस पर रिसर्च। ये एक दिलचस्प, इतना सारा कुछ पता चला जेएनयू के काले कारनामों के बारे में। रात में बात कर रहे हैं, रात में सारे कारनामे काले हो जाते हैं। तो लेकिन ये कन्हैया की एक खूबी का पता मैं भी, हालांकि जो जेएनयू की बहसों को सुनते रहते हैं लोग, उनको तो पता होगा कि यहाँ किन किन बातों पे चर्चा होती है, लेकिन किसी उम्मीदवार से खटमल के बारे में उससे नजरिया पूछा जाता है, ये अच्छा है। और खटमल पे एक चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे भी होने चाहिए। अगर जेएनयू में खटमल है तो इसका मतलब पूरे देश में खटमल होंगे। तो चमोकन, मतलब चमोकन ही तो चमोकन बोलते थे। ये एक बात निकल के आई कि कन्हैया से हमने अभी शुरू में बात की है। हम कोशिश करेंगे कि अगर एडिट हो जाए तो हम दोबारा उस इंटरव्यू को हम चला देंगे जब उधर से कान में इशारा आएगा तब। लेकिन ये उसके नेता बनने की प्रक्रिया को भी समझना बहुत जरूरी है। अब जब चूंकि हंगामा छट गया है, हमें इस बात का एहसास है कि वो जमानत पर रिहा हुआ है 6 महीने के लिए, लेकिन कन्हैया एक अपने प्रेसिडेंशियल, जब यहाँ पर डिबेट होता है झेलम लॉन में, है झेलम लॉन में, वहां पर पूरी रात बहस चलती है और सभी लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। वहां वो लड़का आता है और अपनी बातों से सबका दिल जीतता है, सबका दिमाग जीतता है। इसलिए लोकतंत्र में दिल से पहले दिमाग जीतना बहुत जरूरी है। तो वो इनका अध्यक्ष बनता है। तो ये कन्हैया के बनने की प्रक्रिया है, उसके राजनीतिकरण की प्रक्रिया है कि कैसे वो तमाम दलों और निष्ठाओं वाले लोगों से अपने लिए वोट हासिल कर लेता है। ये उसका कमाल है। जब जेल जाएगा हमेशा के लिए तब जेल जाएगा, लेकिन आज जब छूट के आया तो उसकी ये खूबी मैं आपको बता रहा हूं। जो अभी शुरू में जो कन्हैया से थोड़ी सी बातचीत हुई है, वो हिस्सा एक बार मैं फिर से सुना देता हूं आपको। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ कन्हैया मौजूद हैं। कन्हैया, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आज आप जमानत से जब आप रिहा हुए हैं, ठीक है, थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि जेल में आपको किन गतिविधियों से गुजरना पड़ा और कोर्ट के दौरान जो आपके साथ हुआ, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं इस वक्त? रवीश जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका शो नहीं देख पाया, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि आप लोगों ने इस पूरे मामले की सच्चाई को लाने का काम किया है। तो मैं तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जो जनता है और वो लोग जो न्याय के पक्ष में खड़े हुए हैं, इस लड़ाई में शामिल हुए हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूं। रही बात, हेलो 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 जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए। हाँ, रही बात जेल की और हिरासत की न्यायिक प्रक्रिया की, ये बहुत लंबी बात है और मुझे लगता है फोन पे इतनी लंबी बात शायद ना हो पाई। आज हमारा जुलूस है जेएनयू का, तो मैं एड ब्लॉक पे अभी उस जुलूस को शामिल होऊंगा या उससे पहले ही, क्योंकि मैं अभी ही थोड़ी देर पहले आया हूँ। तो मैं जेल से आया हूँ, थोड़ा फ्रेश हो रहा हूँ। उसके बाद मैं लोगों के बीच जाऊंगा, मुखातिब होऊंगा। लंबी बात है, इसको आमने सामने जो है करेंगे आपके माध्यम से। बस हम पूरे देश को धन्यवाद। पर कन्हैया, हम आपकी कानूनी बंदिशों को समझते हैं जी। एक सेकंड, मैं आपकी बंदिशों को मैं समझ रहा हूं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या आप बेगूसराय भी जाने वाले हैं? जेएनयू के इस भाषण के बाद आपने किसी से कहा कि आपने आप जिन अनुभवों से गुजरे हैं उसके बारे में कुछ किताब लिखना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं मीडिया के सामने? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है सही को सही और गलत को गलत कहने की ये लड़ाई है। और ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में जो मेरे अनुभव हुए हैं, निश्चित तौर पे मैं पूरे समाज को, पूरे देश को इसको बताना चाहूँगा। और इसी कड़ी में अगर मुझे अपना गांव, अपना जिला, अपना प्रदेश बिहार जाना पड़ेगा, मैं निश्चित तौर पे जाऊंगा। छात्रों के बीच जाऊंगा, देश की जो गरीब, दलित, शोषित, किसान, मजदूर लोग हैं, मैं उनके बीच में जाऊंगा। और इस लड़ाई को मैं देश को बचाने की लड़ाई समझता हूँ। निश्चित तौर पे मैं पूरे देश में जाऊंगा, हर लोगों के बीच जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा।